गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग JN क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर आरसीसी के एक टॉपिक वन वे स्लैब को डिस्कस करेंगे कि वन वे स्लैब क्या होती है और वन वे स्लैब की डिज़ाइन स्टेप जो होगी वो क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें कि वन वे स्लैब की डेफिनेशन, तो वन वे स्लैब आर दो स्लैब इन विच द Ly अपॉन Lx रेशो शुड बी ग्रेटर देन 2। Ly अपॉन Lx का जो रेशो है अगर वो ग्रेटर देन 2 है तो वो आपकी क्या कहलाती है, वन वे स्लैब कहलाती है। अब बात आती है Ly और Lx जो होता है वो क्या होता है। तो हमेशा जब भी हम स्लैब का क्वेश्चन जो होगा वो करेंगे तो स्लैब का क्वेश्चन इस फॉर्म में जो होता है वो लिखा रहेगा कि 5 मीटर बाय 4 मीटर, 6 मीटर बाय 4 मीटर, इस तरह से जो होता है वो कहता है स्लैब का क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ होता है उसकी डायमेंशन में। तो यहां पर जो ज्यादा वाली जो डायमेंशन होगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, Ly, और जो कम वाली डायमेंशन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, Lx। वन वे स्लैब के क्वेश्चन में जनरली अगर आपके पास एक ही स्पान लिखा हुआ है तो वो तो कंफर्म हमारा वन वे स्लैब का ही क्वेश्चन होगा। बट अगर हमारे पास ऐसे स्पान लिखे हुए हैं 5 मीटर बाय 4 मीटर की डायमेंशन हमारे पास इस तरह से लिखी है 5 मीटर बाय 4 मीटर या 6 मीटर बाय 4 मीटर, तो उस समय हमको जो होगा वो चेक करना पड़ेगा कि ये स्लैब जो होती है वो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो अगर Ly अपॉन Lx का रेशो ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, हमारी वन वे स्लैब हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है इन दिस टाइप ऑफ स्लैब ऑल्सो कॉल्ड एज द स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब इसमें स्लैब वन डायरेक्शन ओनली, मतलब बेंडिंग जो होगी स्लैब में जो जब अपना लोड लगेगा तो उस समय जो बेंडिंग डेवलप होगी वो सिर्फ क्या होगी, ओनली अलोंग द शॉर्टर डायरेक्शन। मतलब जो कम वाला डायरेक्शन होगा या फिर कम वाली जो लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग जो होगी वो बेंडिंग डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास दो स्पान है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर बाय 4 मीटर है, तो उसमें तो हम Ly अपॉन Lx का रेशियो देख के पता कर सकते हैं कि ये वन वे है या टू है। लेकिन जब एक ही स्पान होगा या एक ही लेंथ अपन को दे रखी होगी तो उस समय ये ओनली अलोंग द शॉर्टर स्पान, मतलब जो कम होगा उसी के अकॉर्डिंग अगर बेंडिंग जो होगी वो डेवलप होगी। फिर मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग ओनली शॉर्टर स्पान। जब आपके पास बेंडिंग शॉर्टर स्पान पर आ रही है तो आप जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे वो भी आपके पास शॉर्टर स्पान पर ही जो होगा वो आएगा। तो Ly हमने लिखा है लॉन्गर स्पान और Lx जो लिखा है वो लिखा है शॉर्टर स्पान। वापस देखते हैं एक बार कि वन वे स्लैब आर दो स्लैब इन विच द Ly अपॉन Lx रेशियो ग्रेटर देन 2, बेंडिंग वन डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में बेंडिंग होगी वह डायरेक्शन आपका क्या कहलाएगा, शॉर्टर स्पान जो होगा वो कहलाएगा, और उसी शॉर्टर स्पान पर आपका रेनफोर्समेंट जो होगा वो दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वन वे स्लैब की आपकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी। आप ये कॉपी कर लीजिए, आगे हम चलते हैं फिर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिज़ाइन स्टेप ऑफ वन वे स्लैब। जब भी हम वन वे स्लैब की डिज़ाइन करेंगे तो उसकी डिज़ाइन स्टेप जो होगी वो कौन कौन सी होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए कि कैपिटल डी का मतलब जो होता है वो आपके पास होता है ओवरऑल डेप्थ। तो कैपिटल डी जो होता है वो आपके पास ओवरऑल डेप्थ जो होता है वो है। तो कैपिटल डी की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास, Lx अपॉन 25। Lx क्या है हमारे पास, Lx हमारा है शॉर्टर स्पान। Lx जो है वो हमारे पास हो जाएगा शॉर्टर स्पान। अगर Ly इंटू Lx की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो Lx हमारा शॉर्टर स्पान हो जाएगा, और अगर सिर्फ हमें एक ही स्पान दिया है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमेशा Lx जो होगा वही होगा। फिर स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस कवर माइनस डाया बाय 2। हमेशा हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्लैब में कभी भी स्टिरअप्स नहीं आती है। ठीक है, तो कवर हमारे पास 20 हो जाएगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, और डाया जो होता है वो कहता है डाया ऑफ बार जो स्लैब में होता है वो कितना होता है, 10 है। mm जो होता है वो जनरली लिया जाता है, तो हमने यहाँ पे 10 कर दिया, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा। सेकंड स्टेप आएगी हमारे पास इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान की दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। सेंटर टू सेंटर सपोर्ट में क्या है, क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट।
यदि हम क्लियर स्पान जो क्वेश्चन में दिया है प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, सेंटर टू सेंटर सपोर्ट आ जाता है। सेकंड कंडीशन है क्लियर स्पान प्लस डी। डी कौन सा है हमारे पास, ये इफेक्टिव डेप्थ जो है वो दी। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इफेक्टिव स्पान कहलाएगी। तो अपन ने क्या लिखा है, टेक मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द मिनिमम फ्रॉम बोथ वैल्यू, तो वो हमारे पास इफेक्टिव स्पान हो जाएगी। थर्ड स्टेप है डिजाइन लोड। डिजाइन लोड में फर्स्ट स्टेप आएगी हमारे पास सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब में बी इंटू डी इंटू 25 जो हो गया वो हो गया, बी इंटू डी इंटू 25 हो जाएगा। बी हमेशा स्लैब के लिए यूनिट, स्लैब को हम हमेशा यूनिट विड्थ के लिए डिजाइन करते हैं, इसलिए ये स्पेशली हमको ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू हमेशा 1 मीटर होगी। स्लैब को हम हमेशा यूनिट विड्थ के लिए डिजाइन करते हैं, इसीलिए स्लैब की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 मीटर। बी की वैल्यू हमेशा 1 मीटर ही होगी। कैपिटल डी हमारा L/25 से आ चुका होगा, और 25 जो होता है वो कंक्रीट का यूनिट वेट होता है। ये हमने बीम के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 25 कंक्रीट का यूनिट वेट है, उसकी यूनिट जो होती है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। इस कारण से ये दोनों वैल्यू जो होगी वो हमारे हमेशा हमको मीटर में रखनी होगी। लाइव लोड हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो लाइव लोड क्वेश्चन वाला जो होगा वो हो जाएगा। टोटल लोड अगर हम देखना चाहें तो टोटल लोड हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड। तो सेल्फ वेट और लाइव लोड को अगर आप ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टोटल लोड जो होगा वो आ चुका होगा। ठीक है, तो आप यहां तक जो होता है वो कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू जो है, फैक्टर्ड लोड हम कैसे निकालेंगे, WU इज इक्वल टू जो भी हमारा W अभी निकला था, सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड को प्लस करके उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 1.5 W हो जाएगा। फिर उसके बाद फैक्टर्ड मूवमेंट, फैक्टर्ड मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, MU इज इक्वल टू WL इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाई 8। WU हमारा ये रहा, L इफेक्टिव हमने इफेक्टिव स्पान से लाए हैं, वो वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड का फॉर्मूला ये हमें पेज नंबर 96 पे कोड में IS 456 2000 में, IS 456 2000 में पेज नंबर 96 पे जो होगा ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। अब स्टार्टिंग से हम ये लेके आए हैं कि हम 10 mm डाया बार जो होता है वो एज्यूम करके चले हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे यूज 10 mm डाया बार। स्पेसिंग हमारे पास हो जाएगी 1000 A5 अपॉन AST। A5 कैसे निकालेंगे हम, π/4, 10 का स्क्वायर करके हम A5 निकाल देंगे। स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन 3D और 300 mm। तो हमारे पास एक स्पेसिंग यहां से आएगी, एक स्पेसिंग यह होगी और एक स्पेसिंग जो होगी वो यह होगी। तो इन तीनों में से जो मिनिमम स्पेसिंग आएगी वही हमारे पास मेन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग कहलाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का फॉर्मूला हो जाएगा 0.12 BD/100। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, Fe 415 स्टील के लिए जो होगा वो हम यूज करेंगे। यही फॉर्मूला अगर हमको Fe 250 के लिए पूछ ले तो ये फॉर्मूला चेंज होकर 0.15 हो जाएगा। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का मेन इसका जो मोटो होता है वो, या ऑब्जेक्ट जो होगा इसका वो ये होगा कि मेन रेनफोर्समेंट को सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो जब आप हम मेन रेनफोर्समेंट में 10 mm डाया बार ले रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट में हम क्या लेंगे, 8 mm डाया बार जो होगा वो यूज करेंगे। तो यूज 8 mm डाया बार और A5 हमारे पास हो जाएगा π/4 8 स्क्वायर। इस तरह सबसे पहले हमने फैक्टर्ड लोड निकाला, फिर फैक्टर्ड मूवमेंट, फिर AST, फिर स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब इतना जो होता है कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो होगा वो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की भी हम स्पेसिंग जो होगा वो निकालेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग जो होगी वो हमारे पास
स्पेसिंग का फॉर्मूला 1000 FI/ASTD, यहाँ पर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का AST जो होगा वो आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर में टोवी = VU/BD होगा, ये कोड से हमने लिखा है। VU की वैल्यू जो होती है वो निकालने के लिए जिसे हम फैक्टर्ड शेयर फोर्स कहते हैं वो होता है WUL effective/2। यहाँ से हमारे पास VU की वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे 100 AST/BD करके। टोसी निकालेंगे टेबल 5.5 से। इसी तरह फिर टोस C1, ये नई चीज होगी टोस C1। यहाँ पर कैपिटल D को देखते हुए जो होगा वो क्या होगा, हम इसकी वैल्यू जो होगा वो निकालेंगे। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ जो होगा इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है FS = 0.58 FI/AST required/AST प्रोवाइडेड। तो FS की वैल्यू जो होगी, ये फॉर्मूला भी हमें कोड में गिवन है। तो L/D maximum/20 × KT जो होगा वो हो जाएगा। KT आपका जो होता है वो कहता है मॉडिफिकेशन फैक्टर जो होता है वो कहलाता है। L/D मैक्सिमम जो होता है वो L/D प्रोवाइडेड से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर L/D प्रोवाइडेड तो मैक्सिमम तो आपका यहां से आ जाएगा। प्रोवाइडेड हमारे पास L जो होगा, जो LX हमने इफेक्टिव स्पान निकाला है वो, और D हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ होगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा प्रोवाइडेड से जो होगी वो ज्यादा होगी, तो हमारा सेक्शन जो होगा वो हमेशा सेफ रहेगा। इतना आप उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप होगी वो होगी चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला हमने सिंगली में भी पढ़ा है, डबली में भी पढ़ा है। तो वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आएगा M1/VU + L0 शुड बी ग्रेटर देन ऑफ LD। M1 का फॉर्मूला वही है जिससे हमने AST निकाला है, वो हो जाएगा। VU जो होगा वो हमारा फैक्टर शेयर फोर्स है, और LD जो होती है वो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस कहलाती है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 0.87 FI/5 4 BD। तो इस तरह से आज हमने जो होगा वो वन वे स्लेब के डिजाइन स्टेप के बारे में जो होता है वो पूरा पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वन वे स्लेब के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इस सेक्शन में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है बता सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम जो होती है वो पूछी है, उस प्रॉब्लम के बारे में जो होता है वो कहते हैं एक सेपरेट लेक्चर बनाकर जो होगा उनको बताया जाएगा। थैंक यू।